नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com। मैं निमिषा वाजपेयी। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी स्टूडेंट विंग्स के CYSS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे जी। तो वंशराज दुबे जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूं और आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं। और एक बेहतरीन जो आप लोग लगातार छात्रों के हितों में, जो शिक्षा जगत के हितों में जो आप लोग कदम उठा रहे हैं, जो आप मुहिम छेड़े हैं, उसके लिए आप सबको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो हमारा पहला सवाल है कि कोरोना काल में आपने कैसे कार्य किया है? देखिए, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे, बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो अलग अलग जनपदों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से वो अपने गांव लौट रहे थे। तो उस टाइम सरकार जिसने एक तरीके से, मुझे लगता है कि इस पूरे कोरोना संकट काल में गरीबों को और जो भी मिडिल क्लास था उसको एक तरीके से अनाथ छोड़ रखा था इस सरकार ने, जो वर्तमान की केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार है। उस टाइम तमाम एनजीओ है, तमाम जो अलग संगठन है, बहुत सारे छात्रों ने, बहुत सारे नौजवान साथियों ने, हमारी आम आदमी पार्टी की खुद जो इकाई है उत्तर प्रदेश की और पूरे देश में, हम लोगों ने लोगों को खाना वितरण करके, उनको जो है चप्पल बांट के, पानी बांट के, गांव क्षेत्र में जहाँ पे बाढ़ की स्थिति जो है, और गर्मियों के टाइम, उसी टाइम में जो आगजनी की समस्या हो रही थी खेतों में, जहाँ पे बहुत सारे जो है फसल जल के राख हो जा रहे थे आग से, तो उस टाइम में हम लोगों ने हमारी पार्टी के माननीय जो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री संजय सिंह जी, जिनका आह्वान था कि पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता जो है वो इस वैश्विक महामारी में लोगों की जा के मदद करेंगे। तो हमने पूरा जो एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से लगभग 3 से 3.5 महीने तक लगातार हम लोगों ने मदद करी लोगों की। इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो फीस है। ठीक है, अभिभावक चाहते हैं कि सरकार फीस माफ कर दे। ठीक है जी। तो इसके लिए CYSS क्या कार्य कर रही है? अभी तक इसके लिए CYSS ने कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया? देखिए, अभी फिलहाल जो दिल्ली में, चूंकि दिल्ली में भी हमारी सरकार है, तो अभी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने यह एक आदेश पारित किया है कि दिल्ली की सरकार जो है, दिल्ली में कोई भी कॉलेज या स्कूल जो भी हैं, अगर वो ट्यूशन फीस से अतिरिक्त कोई फीस लेते हैं तो उसको तुरंत जो है तत्काल उसको वापस कराना पड़ेगा। हम लोगों ने उस लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने घर पे रह के सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को उठाई कि जो फीस का मुद्दा है, जो एक तरीके से इस वैश्विक महामारी में सारी चीजें जब ठप पड़ी हैं, जो एक मिडिल क्लास है जिसको रोजी रोटी का जो व्यवस्था करने में किल्लतें हो रही हैं, उसको दिक्कतें हो रही हैं, तो वो अपने बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे कर पाएगा। ऊपर से उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं कि सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज जो है बर्बाद पड़े हुए हैं। प्राइवेट स्कूल जो यहाँ पे पूंजीपतियों के हाथ में है, बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं, सरकार की गोदी में बैठकर वो मोटी धन उगाही कर रहे हैं अभिभावकों से, कभी फीस के नाम पे, कभी कॉपी बुक के नाम पे, कभी जो है किताब और उसके नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे। तो मुझे लगता है, अभी मेरे पास एक मामला भी आया था कि गाजियाबाद का कोई स्कूल है, 9,500 रुपए उसने सिर्फ कुछ ऐसे बना दिया कि 9,500 रुपए का उनका जो है बच्चों को देना पड़ेगा। 1.5-2 लाख रुपए का पता नहीं क्या क्या, ये जो है स्टेशनरी का, उसमें फिर बैच का, उसमें फिर कोरोना का। तो एक तरीके से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लूटने का काम ये सरकार कर रही थी, तो उस पे हम लोगों ने आवाज उठाई थी। ऐसा नहीं कि हमने इस पे लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन ये बात जरूर है कि उस पे कोई व्यापक आंदोलन नहीं हो पाया। लेकिन अब जब हमारी पार्टी जो दिल्ली में है और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आदेश भी कर दिया कि हम लोग जो भी दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल हैं, वो जो भी स्कूल हैं वो ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई फीस नहीं लेंगे, तो हम जरूर इसके आने वाले दिनों में जरूर एक व्यापक आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। CYSS इस समय किन मुद्दों पर कार्य कर रही है? फिलहाल CYSS अभी हाल ही में जो हमने 2 बड़ा प्रोटेस्ट लखनऊ में किया, जिसमें हम लोग की गिरफ्तारी हुई, हमारे तमाम साथियों की, हमको खुद गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया। हमारा मुद्दा था इस समय जो देश के 25 लाख नीट और जेईई के छात्रों का जो उनकी परीक्षाएं सरकार कराने पे तुली हुई थी। एक सरकार जो अपने सनक में कोई भी फैसला ले लेती है कि उसको लगता है कि अगर हमने फैसला ये ले लिया है तो हम उसको वापस करने में हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा।
इस सरकार को यही लगता है कि अगर उसने कोई फैसला ले लिया, हिटलरशाही रवैया, हिटलरशाही फैसला ले लिया, तो वो बस जो उसने कह दिया वही होगा। लेकिन सरकार दरअसल ये भूल जाती है कि इस समय देश में हालात, जब असम में 40-40, 50-50 लाख लोग बाढ़ में डूबे हुए हैं, बिहार की स्थिति बद से बदतर हुई है। बिहार बाढ़ और कोरोना में, केरल चले जाइए आप, वेस्ट बंगाल चले जाइए आप, महाराष्ट्र चले जाइए, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, खुद उत्तर प्रदेश में लगभग 18 से 20 ऐसे जनपद हैं जहां पे बाढ़ की भयानक स्थिति है। तो ऐसे समय में सरकार जो एक परीक्षा कराने पे तुली हुई है, जो देशव्यापी एग्जाम है, अगर किसी एक स्टेट की बात होती तो समझ में आता, पूरे देश का एग्जाम है, 25 से 30 लाख छात्रों के भविष्य की बात है। आप सोचिए जरा उन छात्रों का जो इस बार जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। अब बताइए, अगर वो बच्चा एक गरीब का बच्चा होगा जिसके माँ बाप ने खेत बेच के, गहना बेच के उसको कोटा में, दिल्ली में तैयारी करवाई, और उसके पास ये आखिरी अटेम्प्ट है, और वो इस समय राजस्थान में या राजस्थान में, आसाम में, बिहार में किसी गांव में पड़ा होगा, और अगर वो अपने एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाता, तो वो किस तरीके से क्या करेगा अपने भविष्य में, अपने जीवन में क्या करेगा। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। आदरणीय सांसद जी ने मेरा नंबर डाला ट्विटर हैंडल पे, जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पूरे देश से मैं आपको बताऊं निमिषा जी कि मेरे पास कम से कम 500 से 600 फोन आए। बच्चे रो रहे थे कि सर हमारा एग्जाम छूट जाएगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय सुसाइड करने का। लेकिन सरकार जो अपने एक सनक में फैसला ले लिया, तो बस ले लिया, उसको उससे मतलब ही नहीं है कि छात्र जो है परीक्षा दे ना दे, कोई मतलब नहीं। और मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, इसको लेके सिवाइसस ने बड़े व्यापक स्तर पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया। कल भी हमारा बीएचयू में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास में हमारा जो है एक प्रदर्शन था, और लगातार इसको हम मुद्दा बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये मुद्दा जो छात्रों का मुद्दा है, जिसको सरकार ने अनाथ छोड़ रखा है, इस मुद्दे को वो हमेशा केंद्र में रहे, राजनीति के केंद्र में रहे। अभी भी लेकिन लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार का रवैया तो नहीं बदल रहा है, तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे आप? देखिए, अब हम लोग के हाथ में, जो कि हम लोग विपक्ष में हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम और कुछ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के हवाले से ही बात करी कि जब सरकार ने बोला कि सारे एसओपी फॉलो होंगे, सारी चीजें फॉलो, आज मुझे लगता है जेई का पहला एग्जाम है, तो अभी शाम तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे कि कितनी एसओपी फॉलो हो रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जब बीएड, इसी उत्तर प्रदेश में बीएड और पीईओ का एग्जाम हुआ अगस्त में, तो उस समय एसओपी की धज्जियां उड़ाई गई। सेंटरों पे आप देखिए तो लाखों लाख की संख्या में जो है छात्र जा रहे थे। दरअसल सरकार ने छात्रों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन दिया, या तो आप अपना जीवन बचा लीजिए, या तो फिर आप अपना भविष्य बचा लीजिए। आपके पास कोई रास्ता नहीं, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। जबकि छात्र सिर्फ इनसे भीख नहीं मांग रहे थे, छात्र इनसे ये कह रहे थे कि सर इस एग्जाम को आप सिर्फ 2 महीने के लिए इसको पोस्टपोन कर दीजिए। 2 महीने आप पोस्टपोन कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा वो जो है एक तरीके से पहाड़ नहीं गिर जाएगा इंस्टीट्यूशन पे। और दूसरी तरफ आप देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप आज जो है एग्जाम करा के कल को आप फिर इनको नौकरी दे रहे हो। 2 करोड़ एक तरीके से 2 करोड़ 3 महीने के अंदर 2 करोड़ नए बेरोजगार इस देश में पैदा हो गए हैं, उसकी व्यवस्था कोई नहीं है। बस कोचिंग माफियाओं के दम पे बड़े बड़े कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है, कोटा में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, और अन्य शहरों, बड़े बड़े शहरों में जो ये नीट और जेई के एग्जाम कराने वाले कोचिंग सेंटर है, दरअसल उनके दबाव में, चूंकि मोटा चंदा मोटी दलाली खाती है सरकार चुनाव के टाइम पे, उनके दबाव में ये सरकार फैसला ले लेती है, छात्रों के विरोध में फैसला ले लेती है। क्योंकि वो कोचिंग माफिया ऐसे हैं कि अगर उनका सेशन लेट हो जाएगा तो कई 100 करोड़ रुपए का उनको चूना लग जाता। इसलिए सरकार के दबाव में आके उन्होंने ऐसा फैसला लिया कि जो है इस एग्जाम को कराया जाए। लेकिन हम लोग इस मुद्दे पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आने वाले समय में अभी चूंकि बहुत सारे एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होने वाला है, बैंकिंग का एग्जाम होने वाला है, और ये हाई स्कूल और 10th के भी कुछ एग्जाम जो बचे थे वो होने वाले हैं। तो हम लोग का कहना सिर्फ ये है कि आप एग्जाम कराने के विरोध में हम लोग नहीं है, लेकिन जो धज्जियां उड़ाई जाती है सोपी की, दरअसल उसके विरोध में है। किसी नेता का, किसी मंत्री का बेटा मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जाके एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहा होगा। लेकिन दरअसल ये जो आम घरों के बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, उनको सरकार इस कोरोना वैश्विक महामारी में एक तरीके से ट्रायल लैब का मतलब आप समझिए, इनको एक ट्रायल समझना चाहती है कि मैं ट्रायल करके देख रहा हूं कि क्या कितना प्रभावशाली कोरोना है इनके ऊपर। तो मानसिकता सरकार की दरअसल बहुत ही खराब है। देखिए, ये आप ऐसा कह रहे हैं कि माफिया लोग हैं जिनकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है? नहीं, मैं कह नहीं रहा हूं, मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूं जी।
ठीक है, आपके पास कोई मतलब आपने किस दावे से ऐसा कह दिया? आपने ऐसा कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। बताइए किस किस दावे से आपने किस मैं वजह से वही ऐसा बता कह रहा हूँ, दिया? देखिए मैं बता रहा हूँ कि जब मेरा नंबर फ्लैश किया, माननीय सांसद जी ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, तो मेरे पास लगभग 500 से 550 फोन आए। तो मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ, मेरी कोई अपनी बात नहीं है। मैं छात्र नहीं हूँ नीट और जेई का, लेकिन मैं वो बात बता रहा हूँ कि जो पूरे देश से तमाम बच्चियों ने, तमाम छात्रों ने मुझे बताया। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये कोचिंग के दबाव में इस तरीके से फैसला लिया जा रहा है। अच्छा आप खुद सोचिए निमिषा जी कि जो नया सेशन स्टार्ट होता छात्रों का, जिसमें 1-2 लाख रुपए छात्र फीस जमा करते हैं इस कोचिंग सेंटर में तैयारी के नाम पे, अब वो नुकसान हो रहा है कि नहीं कोचिंग सेंटरों का? तो दरअसल कोचिंग सेंटर जहां पे हजारों बच्चे अपने गांव बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, देश के अन्य कोनों से जा जाके कोटा में, दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में तैयारी करते हैं, तो ये उनका नुकसान नहीं होगा? आप सोचिए ना। वो अब आप मुझे ये बताइए जरा सा कि जब 500 केस होता है पूरे देश में तो आप लॉकडाउन कर देते हो। मई में इसी एग्जाम को कराने की बात थी, तो मई में इन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोरोना बहुत फैल रहा, हम नहीं एग्जाम कराएंगे। दूसरी चीज आप देखिए, एक जो दो प्रमुख दल हैं देश के, उनकी भी मानसिकता को आप समझिए। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है एबीवीपी और दूसरी तरफ कांग्रेस की छात्र इकाई है एनएसयूआई। आप देखिए कि अभी फैसला आया 3 दिन पहले राजस्थान सरकार का, जिसमें सरकार, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वो कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ पे 9 लाख जो छात्र हैं डीएलएड के, सॉरी 9 लाख जो बच्चे हैं डीएलएड के हैं, उसमें वन विभाग के परीक्षार्थी हैं, टोटल 9 लाख की संख्या है ओवरऑल। तो 9 लाख बच्चों को एग्जाम कराने जा रहे हैं सितंबर में, और वही कांग्रेस, वही एनएसयूआई पूरे देश में नीट और जेई के छात्रों का एग्जाम नो इसको लेकर विरोध कर रही है। मतलब राजस्थान में तुम परीक्षा कराने के लिए हक में हो, तुम चाहते हो कि परीक्षाएं हो, लेकिन पूरे देश में तुम विरोध कर रहे हो। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे देश में कह रही है कि नहीं नहीं एग्जाम तो होना चाहिए, हम एसओपी फॉलो करेंगे। और राजस्थान में क्या कर रहे हैं कि नहीं नहीं राजस्थान में एग्जाम नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पे कोरोना फैला हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो दोनों प्रमुख दल है और उनकी जो छात्र इकाई है एबीवीपी और एनएसयूआई, ये दोनों कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है छात्रों के जीवन के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ उनका कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। राजनीति के चक्कर में ये देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा यही संकेत। और ये बात जो मैं आपको कोचिंगों की बात कर रहा हूँ, ये मैं पूरे दावे से कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे पास फोन आए कि सर ये जो कोचिंग सेंटर है दरअसल इनके दबाव में जो है फैसला लिया जा रहा है। जैसे एबीवीपी हो गया, एनएसयूआई हो गया, समाजवादी छात्र सभा हो गया, ये लोग ये बहुत पुराने हैं, ठीक है, ये बहुत पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आपका जो है सीवाईएसएफ अभी ये नया ही है, तो इसको उन लोगों के बराबर पहुंचाने के लिए छात्रों से कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे कैसे आप लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं कि उन्हीं के बराबर आप लोग कम से कम समय में उनसे ज्यादा कर पाए? फिलहाल आम आदमी पार्टी की छात्र विंग है सीवाईएसएस, छात्र युवा संघर्ष समिति, हमारा और ना हमारी पार्टी का ये कोई हमको मतलब नहीं है कि हम उनके बराबर पहुंच जाएं या उनसे आगे निकल जाएं। हमारे लिए मुद्दा है ही नहीं कि सीवाईएसएस आगे जाए, एबीवीपी पीछे हो जाए और एनएसयूआई पीछे हो जाए, या आम आदमी पार्टी आगे चली जाए, कांग्रेस और बसपा पीछे हो जाए। हमको तो राजनीति में आना नहीं था। हम राजनीति में क्यों आए? 70 साल से इन्होंने देश के लोगों का एक तरीके से बेवकूफ बनाया है, देश के लोगों का एक तरीके से इन्होंने उल्लू बनाने का काम किया पूरे देश में। आज 70 साल में आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि आप एग्जाम कराने पे तुले हुए हो, आपके पास और कोई व्यवस्था नहीं। तमाम ऐसे बड़े बड़े देश हैं जहां पे बहुत सारी तरीके की व्यवस्थाएं हैं। दरअसल जो हमारे इस समय देश के शिक्षा मंत्री हैं निशंक जी, रमेश पोखरियाल जी, अभी मैं कल एक जो है पढ़ रहा था, तमाम रिपोर्ट थी कि माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी डिग्रियों को लेकर कितना विवाद हुआ। 2-2 डिग्रियां हैं उनके पास डॉक्टरेट की, वो भी श्रीलंका से हैं। और जब यहाँ से किसी ने जानकारी लेने की कोशिश करी तो पता चला जिस इंस्टीट्यूट से महोदय ने डिग्री हासिल करी है वो इंस्टीट्यूट वहां पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब आप बताइए इस पे कौन सवाल करेगा? तो एक कहावत है कि जाके पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जो छात्र रहे नहीं कभी, वो छात्रों का दर्द क्या जानेंगे? एसी के कमरे में बैठ के आपने श्रीलंका से डिग्री ले ली डॉक्टरेट की, तो इसका मतलब आप देश के शिक्षा मंत्री थोड़ी ना बन जाएंगे। और अगर देश के शिक्षा मंत्री आप बन गए तो छात्रों के दर्द को थोड़ी ना आप समझेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई कतई ये नहीं है कि हम किस तरीके से एबीवीपी और एनएसयूआई के आगे निकल जाए। हमारी लड़ाई जरूर है कि जब भी किसी गरीब छात्र पे, मजलूम पे, पीड़ित पे, जो हमारा छात्र जिसकी असली आवाज है
जब उसको तकलीफ होगी, उसको संघर्ष, उसको जो है एक तरीके से पीड़ा होगी किसी चीज को लेके, तो CYSS सबसे पहले उनके लिए संघर्ष करेगा, सबसे पहले लाठी हम लोग खाएंगे। हमें कतई उनसे आगे NSUI और ABP से आगे जाने की इच्छा नहीं है। अगर ये अपना काम ठीक ढंग से कर रहे होते तो आम आदमी पार्टी न बनाने की जरूरत पड़ती, न उसकी छात्र विंग CYSS बनाने की जरूरत पड़ती। जैसे कि राजनीति में लड़कियां जो हैं वो थोड़ा दूर रहती हैं, ठीक है, जो हमारे कॉलेजेस हैं उसमें छात्र जो संगठन है उनमें जो गर्ल्स हैं वो थोड़ा पीछे हैं। तो आपने कुछ ऐसा किया कि आपके संगठन में को गर्ल्स जुड़े, आपके संगठन में गर्ल्स अपना योगदान दें, ऐसा आपने कुछ किया अभी तक कि छात्राएं खुद से उसमें जुड़े? फिर बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी क्या है कि हमारा ये पूरा जो संगठन है एक तरीके से भली भांत जो हमारे छात्र हैं जिनके लिए हम लोग लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, उनके बीच में दरअसल अभी अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं है। हम लोग उसकी छात्रों के बीच में उनके मुद्दों को लेके जा रहे हैं। और हमारी पूरी पार्टी का जो एक तरीके से आप अगर देखेंगे तो पूरा एक पारिवारिक माहौल है। हम जरूर चाहते हैं कि जो भी कोई हमारी छात्रा है, जो भी कोई हमारी बहन हमारे इस संस्था से, इस हमारी पार्टी से एक तरीके से हमारे संगठन से जुड़ना चाहती है, उसका स्वागत है। और पूरी पार्टी का दरअसल यही विचारधारा है कि हम एक परिवार की तरह रहते हैं। तो जरूर आपका ये जो सुझाव है इस पे हम जरूर कोशिश करेंगे कि कोई एक नया टेक्निक हम इसको लेके आए, जिससे हमारे जो तमाम छात्रा हैं, अभी फिलहाल जो CYSS है दिल्ली में हमारा जो काम कर रहा है, वहाँ पे काफी जो लड़कियां हैं वो एक्टिव हैं वहाँ पे, और यूपी में भी काफी लड़कियां एक्टिव हैं, लेकिन जरूर इसको बड़े पैमाने पे करने की जरूरत है। मैंने वही बताया कि अभी चूंकि यूपी में एक तरीके से हमको थोड़ा सा समय लगेगा जरूर इस बात में कि CYSS यहाँ पे लगातार उन छात्रों के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो भी छात्र हैं, चाहे वह SSC के हों, UP SSC के हों, CGL के हों, या फिर बैंकिंग के हों, या फिर कॉलेजों के हैं, सबके बीच में हम लोग सबके मुद्दे को उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे 2-3 महीने का समय मिलेगा तो हम लोग इसको जरूर एक व्यापक स्तर पे लेके जाएंगे, और हमारे साथ में दोनों की बराबर भागीदारी होगी, चाहे वह छात्र हो चाहे छात्र हो। जैसे सत्ता में आने के लिए युवाओं से और छात्रों से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ योजना है आप लोगों की? क्योंकि प्रदेश में तो अभी तक आई नहीं है, तो इसके लिए आप कुछ खास आपने सोचा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी हमारी जो है, जिस हमारी पार्टी में आप देख रहे हैं कि मैं खुद मेरी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, बहुत सारे मौके देती है। तो और मैं ही नहीं, मेरी पार्टी में आप चली जाइए दिल्ली में तो आपको कम से कम 17 से 18 ऐसे विधायक मिलेंगे जिनकी उम्र मात्र 25 से 26 साल है। तो ये पार्टी ही दरअसल नौजवानों की और नई सोच की पार्टी है। हम जब हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी एक तरीके से युवा और नए सोच के लोग हैं। और आप देखिए कि जब आपके साथ में नौजवान जुड़ेगा, जब आपके साथ में पढ़ा लिखा वर्ग जुड़ेगा, तभी आप इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकते हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की लेके, तो मैं जरूर ये बात कहूंगा कि इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक तरीके से ठगने का काम केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। याद करिए आप 2014 का वो समय जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश की गलियों गलियों में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज नौकरियों के चक्कर में दिल्ली जाता है, बंबई जाता है, गुजरात जाता है। आखिर उसको अपना घर बार छोड़ के इतना दूर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? पढ़ाई के क्षेत्र में आज देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकारी जो स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सब बद से बदतर पड़े हैं। सारे बच्चों को कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए सब बाहर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जो हमारी दिल्ली की सरकार है, नौजवान जो भी हाई स्कूल 12th पास आउट होता है उसको हमारी सरकार 10 लाख रुपए बिना गारंटी यानी सरकार खुद गारंटी लेती है, 10 लाख रुपए हम उसको हायर एजुकेशन लोन देते हैं कि वो बच्चा अपनी जो आगे की पढ़ाई, चाहे कितने भी पुअर फैमिली का बच्चा हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, 10 लाख रुपए सरकार उसको देती है। दूसरा बड़ी चीज आप देखिए, अभी आपको हाल ही में मालूम होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लड़के का सिलेक्शन IIT में हुआ और एक दर्जी वाला जो था उनके भी बच्चे का सिलेक्शन IIT में हुआ। दरअसल जो एक लोहिया जी का नारा था, मुझे याद आ रहा है कि चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान, इस नारे को अगर पूरे देश में किसी सरकार ने जमीन पे उतारने का काम किया है तो वो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार है। उसका मैं उदाहरण आपको सबसे बड़ा यही देता हूं कि आज दिल्ली में एक भीम कोचिंग योजना चल रही है।
जिसमें चाहे किसी भी फैमिली का, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको जो है सरकार फ्री में कोचिंग देने का काम कर रही है। जो टॉप के वहां पे 50 से 60 कोचिंग सेंटर हैं, उसमें सरकार वहां पे मुफ्त कोचिंग देती है कि बच्चा जो 12th पास आउट करके या ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वो किसी नौकरी की तैयारी में या किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो उसको जो है उस कोचिंग में जाके वो फ्री में कोचिंग ले सकता है। ये हमारी सरकार की व्यवस्था है। दूसरी तरफ आप देखिए कि आज उत्तर प्रदेश में जो है सरकार ऐसी है कि मान लीजिए कोई छात्र नौजवान अपनी परीक्षाओं को लेकर सरकार के सामने सवाल खड़ा करता है, उसके लिए जीपीओ हजरतगंज में या इलाहाबाद में प्रदर्शन करता है, उसको सरकार लाठियों से पिटवाने का काम करती है। आप बताइए ना, जिस नौजवान ने जो हमारी छात्र छात्राओं के कंधे पे चढ़ के आप सत्ता में पहुंचे थे, आप उन्हीं को आज कुचलने का काम कर रहे हो। ये कौन सा तर्क है आपका? तो मुझे लगता है कि देश भर का, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश का नौजवान आज आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। वो देख रहा है कि उसका होप जो है कहीं ना कहीं वो सिर्फ आम आदमी पार्टी से है। और आप क्यों सोचिए ना कि मेरे पास क्यों आज फोन आ रहा है, मैं तो एक सामान्य सा आदमी हूं, मेरे पास आज क्यों फोन आ रहा है? आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया, आदरणीय मनीष जी ने आह्वान किया, आदरणीय संजय सिंह जी ने आह्वान किया, सारे छात्र उनका समर्थन कर रहे थे, कोई और नेता तो बोलने नहीं आया। तो मुझे लगता है कि छात्रों को भी ये बखूबी मालूम है कि उनके हक की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और सीवाई से लड़ रही है। तो बिल्कुल नौजवान हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ेगा? और आपने रोजगार की बात करी, तो उत्तर प्रदेश में रोजगार का हालात आपको अच्छे से मालूम है। दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि हर साल में दो बार दिल्ली में रोजगार मेला लगता है। जैसे हम कोई गांव में, उत्तर प्रदेश में किसी गांव में जाते थे मेला देखने, तो तमाम वहां पे चाट के ठेले और इधर आइसक्रीम के ठेले, खिलौने के ठेले लगे होते थे। उसी तरीके से, उसी तर्ज पे बड़े बड़े वहां पे मैदान है दिल्ली में, वहां पे हमारी सरकार, जब आप एंट्री करेंगी तो आपका वहां पे बकायदा बायोडाटा के हिसाब से आपका स्टॉल लिखा होगा कि कहाँ पे चाहिए, आप कौन कौन सी कंपनियां किस किस जगह पे बैठी हुई, किस किस स्टॉल नंबर पे बैठी हुई है। मतलब छात्रों के पास एक नहीं अनेकों उदाहरण है। अभी लॉकडाउन के समय में 8 लाख नौकरियां आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, और दोनों का, एक व्यापारियों का भी मीटिंग बुलाई और एक नौजवान जो वहां पे बेरोजगार थे उनकी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कॉमन वेब पोर्टल बनाया। कॉमन वेब पोर्टल में जैसे निमिषा जी को किसी वर्कर की जरूरत है, अब निमिषा जी को अपने ऑफिस में वर्कर की जरूरत है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको निमिषा जी ने उसमें डाल दिया वेबसाइट पे। और मुझे एक रोजगार की जरूरत है, तो मैंने देखा कि अच्छा, मैं तो निमिषा जी के ऑफिस में जा सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक तरीके से इंटरव्यू देके नौकरी पा सकता हूँ। मैंने भी अप्लाई करा और आपने भी अप्लाई करा, हम दोनों आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लिए। तो जो वहां पे रोजगार देने वाला था उसको भी तकलीफ नहीं हुई, जो रोजगार लेने वाला था उसको भी तकलीफ नहीं हुई। 8 लाख नए लोगों को रोजगार मिला इस लॉकडाउन के टाइम पे, और इस सही रोजगार मिला है। आदरणीय योगी जी वाला रोजगार नहीं, जो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रोजगार हमने लॉकडाउन के टाइम पे दे दिया, तो पता चला रोजगार कौन सा था, तो उसमें पता चला कि भाजपाई जो है शराब की तस्करी कर रहे थे, तो कोई भाजपाई जो है अपहरण कर रहा था, कोई भाजपाई उठा ले गया किसी साधु बाबा को, जो हमारे साधु बाबा भविष्य बताते हैं लोगों का, उन्हीं का अपहरण कर लिया। तो भाजपाइयों को दरअसल उत्तर प्रदेश में यही रोजगार था इस लॉकडाउन के टाइम पे, वो पूरा देश देख रहा था। लेकिन हकीकत जो है बताऊं तो दिल्ली सरकार ने 8 लाख नए रोजगार जो भी इस लॉकडाउन के समय में दिए, वो पूरा देश देख रहा है। तो आप क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे क्या हो, क्या व्यवस्था आप चाहते हैं? अगर आपकी सरकार हो तो आप व्यवस्था क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात जो आज लगातार जो 4 प्रमुख पार्टियां उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, इन 4 दलों के चक्कर में उत्तर प्रदेश के लगभग 23 से 24 करोड़ जनता की बर्बादी एक तरीके से हो रही है। आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, मैं अगर सिलसिलेवार जो 4 बुनियादी चीजें हैं उस पर बात कर लूं, जिसपे मिडिल क्लास फैमिली निर्भर करती है, बहुत निर्भर करती है, और उसका मैं उदाहरण आपको कंपेयर करके दिल्ली से भी बताऊंगा। 4 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो आप आ जाइए शिक्षा पे, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा बिजली, चौथा पानी। आप देखिए, अगर शिक्षा की बात मैं कर लूं तो आज उत्तर प्रदेश में आपका अगर किसी परिवार का 2 बच्चा है तो उसको पढ़ने के लिए कम से कम 4,000 रुपए, 5,000 रुपए हर महीने उसको फीस देनी पड़ेगी, चाहे वो कितना भी अच्छे, मतलब कितने छोटे स्कूल में भी जाएगा, प्राइवेट स्कूल में, तो 1,500 से 2,000 रुपए पर मंथ का फीस है उत्तर प्रदेश में। और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हुआ है कि मेरे दादाजी भी उसी टाट पट्टी पढ़ते थे, मेरे पिताजी भी उसी टाट पट्टी पे हैं, और आज भी टाट पट्टी ये प्राइमरी स्कूल में है, इसको अच्छे से आप जानती हैं, आज भी मकड़ी के जाले हैं सरकारी स्कूलों में। तो दूसरी तरफ क्या है कि ये तो मैं बात कर रहा हूं शिक्षा की, जो दिल्ली सरकार ने
एक तरीके से वहां पे रोल मॉडल पेश किया है एजुकेशन को लेके, कि आप सोचिए ना कि आपने कभी भविष्य में नहीं सोचा होगा, सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि जो है किसी सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल खुलेगा, किसी सरकारी स्कूल में सीसीटीवी कैमरे और एसी के कमरे बनेंगे। ये कभी सोचा था किसी ने कि सरकारी स्कूलों में इतने बड़े काम हो सकते हैं? दरअसल ये दिल्ली में हुआ, और नीयत और रीजन क्या था? रीजन था नेक नीयत और साफगोई की सरकार, जो ईमानदारी की सरकार है। आप आ जाइए स्वास्थ्य सेवाओं पे, उत्तर प्रदेश में निमेशा जी, पूरे उत्तर प्रदेश में आप चली जाइए तो आप देखिएगा कि अगर किसी अस्पताल में किसी गांव का किसी गरीब आदमी को कुत्ता काट लेना तो उसको उसका इंजेक्शन नहीं मिलेगा, उसको जिला मुख्यालय में भाग के जाना पड़ता है। ये हकीकत है। आप समझ लीजिए कुत्ते के इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, सांप और कुत्ते के इंजेक्शन की। ऑपरेशन हुआ, कोरोना हुआ, दुनिया भर की जो बीमारी उनको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन किसी को कुत्ता काट लेगा तो उसको इंजेक्शन जिला मुख्यालय मिलेगा, उसके पहले मिलेगा नहीं, और पता नहीं मिलेगा कि ना मिले वो भी भगवान भरोसे है। लेकिन दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का वो स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हैं कि दिल्ली में आपको बताऊं कि हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक सरकार खोल रखी है, कि अगर कोई भी बीमारी छोटी मोटी हो गई, आपको बुखार हुआ, खांसी हुआ या छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई, तो आप उस मोहल्ले में जाइए, वहां पे एक नर्स, एक लेडीज डॉक्टर होगी, एक जेंट्स डॉक्टर होंगे, वो आपका इलाज करेंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको मेडिसिन देंगे, आप तुरंत वहां से घर जाइए। उत्तर प्रदेश में क्या है, सरकारी अस्पताल में आप जाइए, दवाई आपको अस्पताल में नहीं मिलेगी, लिखा रहेगा भैया इसको जाके अंकित मेडिकल स्टोर से ले लो बाहर, फलाने मेडिकल स्टोर से ले लो बाहर, क्योंकि उनकी मोटी दलाली चलती है वहां से। डॉक्टर साहब जितना पर्ची लिखेंगे वो हर पर्ची पे उतना मोटी दलाली खाएंगे। और दरअसल डॉक्टर साहब करें तो करें क्या, सीएमओ साहब का आदेश है, सीएमओ साहब भी क्या करें, हेल्थ मिनिस्टर साहब का आदेश है कि भैया नीचे से वसूली करके ले आओ, चाहे वेंटिलेटर बेच दो, चाहे जनता की जान को बेच दो, किडनी बेच दो, कुछ भी बेच दो, बस पैसा लेके आओ कैसे भी करके। तो ये जो दोनों मॉडल है, इसको मुझे लगता है कि जनता उत्तर प्रदेश की समझ रही है। तीसरा आप आ जाइए बिजली पे। अभी आज का मैं देख रहा था, कोई खबर है एनबीटी की थी कि किसकी खबर थी, कि जिसमें ये हो गया, ये खबर आई है कि आने वाले समय में बिजली के जो दाम हैं वो और भी बढ़ने जा रहे हैं, और इससे फायदा किसका होगा? पूंजीपतियों को होगा। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो उसका एक बार फिर से गला रेतने का काम सरकार करने जा रही है। तो और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में 200 यूनिट हम लोग बिजली फ्री देते हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, 400 यूनिट तक 50% उनसे पैसा लेते हैं, और एक यूनिट का दाम है 2 से 3 रुपए, और दिल्ली में क्या है 7 रुपए है, 8 रुपए है। अंतर आप देखिए, इतना ज्यादा अंतर। हम 200 यूनिट पहले तो फ्री दे रहे हैं, उसके बाद 400 यूनिट तक आधे दाम पे दे रहे हैं। तो ये जो एक तरीके से जो काम करने का तरीका है, जो दिल्ली का मॉडल है, दरअसल वो पूरा देश देख रहा है। पानी की बात कर लीजिए तो 20,000 लीटर पानी मुफ्त है दिल्ली में। लखनऊ जैसे शहर में यहाँ पे पानी तो साफ मिलेगा नहीं, पानी मिलेगा तो उसका जो है, या तो बहुत ठीक ठाक घर के लोग हैं तो बेचारे 40 रुपए बॉटल वाला पानी मंगा के पी रहे। तमाम ऑफिसों में खुद देखता हूँ कि कितने कितने 40-40 रुपए वाले बॉटल पानी के आते हैं। तो जो ये जो 4 चीजें हैं, दरअसल ये आम आदमी की बुनियादी समस्या है, और जब आप इस पे सरकार कोई काम करे तो मुझे लगता है कि हर आदमी की जेब में 10 से 15,000 रुपए ऑटोमेटिक बचेगा। जब 10 से 15,000 बचेगा तो उसके परिवार का भला होगा, उसके भविष्य, उसके बच्चों का भला होगा, फिर वो नया कुछ और काम कर पाएगा। बेचारा आदमी करे तो करे क्या, इन्हीं 4 चीजों में उलझा रह जाता है। कभी डॉक्टर काट देते हैं तो कभी अधिकारी काट देते हैं, इसी चक्कर में परेशान रहता है। तो मुझे लगता है कि जो ये 4 चीजें हैं उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, और दिल्ली में रहने वाले कोई बाहर के लोग नहीं है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। लोग हमसे कहते तो दिल्ली, यूपी में आप लोग कैसे आ पाओगे? अरे मेरे भाई, यूपी और बिहार के लगभग 60% लोग दिल्ली में हैं। यही लोग जब दिल्ली जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट देते हैं, बिजली पानी शिक्षा सुरक्षा पे वोट देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन राशन डिलीवरी के नाम पे वोट देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आते जाति, लोग कहते हैं जातिवाद पे वोट देते हैं। दरअसल क्या है कि जनता के पास कोई विकल्प नहीं था अभी तक, उनको विकल्प नहीं था, तो इसलिए कभी सपा पे, कभी बसपा से, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा। अब जनता के पास विकल्प है, इसलिए जनता चाहती है, आम आदमी पार्टी का स्वागत कर रही है जनता। हम लोग आज गांव में, उत्तर प्रदेश के गांव गांव में जाके ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करने का काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी साथी कार्यकर्ता हैं, सारे लोग गांव गांव में जाके ऑक्सीमीटर चेक से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करने का काम कर रहे हैं। हम कभी फर्जी तरीके की राजनीति नहीं करते कि हम मंदिर की बात करें, हम मस्जिद की बात कर ले, हम गाय की बात करें, हम गोबर की बात करें हैं। और जो ये जो सारे लोग हैं, इनको जनता जान चुकी है और इनसे बोर हो चुकी है। ना अब ना मंदिर की बात होगी, ना मस्जिद की बात होगी, ना अगड़े की बात होगी, ना पिछड़े की बात होगी। अब अगर बात होगी तो शिक्षा की बात होगी, अस्पताल की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, और जो है एक तरीके से इन बुनियादी समस्याओं की बात होगी।
सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं, जी बोलिए। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं जो है वो बहुत खराब हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अभिभावक जो हैं बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जी और जो शिक्षा का बेस है वो हमारा वहीं से शुरू जुड़ता है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल जो हैं हमारे, उनमें बहुत ज्यादा खराब है स्थिति। तो इसके मैं लिए वही कह रहा था CYSS जी। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में क्या काम कर रही है, या भविष्य में क्या काम करने की योजना है? बिल्कुल, देखिए हम तो काम ये कर सकते हैं कि हम जनता को जागरूक कर सकते हैं। हमारे जो अभिभावक हैं उत्तर प्रदेश में, जिनके ऊपर आज फीस का, बच्चों के स्टेशनरी का इतना बड़ा बोझ है, उनको जागरूक करने के लिए हम उनके पास तक जाएंगे और हमारा प्लान भी आने वाले दिनों में। और दिल्ली का जो एक मॉडल है शिक्षा को लेके, कि कैसे आज दिल्ली में जो लोग सरकारी प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में लिखवा रहे हैं, आप सोचिए कि 98% सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 98% रहा, यानी कि 98% बच्चे सरकारी स्कूल के पास हुए। अब आप सोचिए ना कि उत्तर प्रदेश में 8 लाख बच्चे हिंदी में फेल हो गए। ये अभी 11, 12 और 10th के मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं। 8 लाख बच्चे हिंदी में फेल हुए उत्तर प्रदेश में। हम लोग को इंग्लिश नहीं आती, हम तो हिंदी में भी फेल हो रहे हैं। बताओ ना, क्या हम छवि बनाएंगे पूरे देश में? सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। तो हम लोग जो दिल्ली का मॉडल हमारा एजुकेशन का है, हम उसको जरूर उत्तर प्रदेश के गांव गांव लेके जा रहे हैं और जनता को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बच्चा जो सरकारी स्कूल, मोटी मोटी दीवारें बना दी, वो भी दीवार जो है आधा मुझे लगता है कि गिर चुकी होगी, कभी पंखे चल रहे हैं, मैडम जी बैठ के जो है उसमें स्वेटर बुनाई का काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में यही होता है। तो हकीकत क्या है कि अधिकारी तो दिल्ली में भी वही थे, यहाँ भी वही है, लेकिन जो उनकी मॉनिटरिंग का काम है, वो मॉनिटरिंग का काम नहीं हो ढंग से हो पा रहा है। तभी कभी बच्चों को मिड डे मील के में वो दाल, हल्दी वाली दाल मिल जाती है, तो कभी 1 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिला के दूध पिलाया जा रहा है, तो कभी चूहा कूद जा रहा है, तो कभी मेढक मर जा रहा है। ये हालात है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में। और खाने के लिए आप बच्चों को आप लालच दे रहे हो कि बच्चे खाने के लिए आएंगे, उनको 5, आप क्या कर रहे हैं? वही मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी जो कुछ भी व्यवस्थाएं दिल्ली में चल रही हैं, उसको हम उत्तर प्रदेश में कैसे लेके आएंगे? तब ले आ पाएंगे जब हमको जनता हमारे साथ आएगी। और ये काम जनता को करना है। आम आदमी पार्टी कोई किसी पूंजीपति की पार्टी नहीं है, रिक्शे वाले की पार्टी है, ठेले वाले की पार्टी है, मिडिल क्लास की पार्टी है। सारे लोग जब इस चीज को प्रण कर लेंगे कि जो व्यवस्थाएं दिल्ली में मिल रही है हमारे बच्चों को एजुकेशन को लेके, जब वो हमको यहाँ मिलेगी तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ आके वही सारा काम यहाँ भी करेंगे। और जनता जागरूक कैसे होगी? क्योंकि देखिए, जनता सिर्फ बात जागरूक कर लेने से तो जनता जागरूक हो नहीं जाती है। जनता को जागरूक नहीं, करना सबसे बड़ा टास्क होता है। जनता जागरूक ऐसे होगी कि आज उत्तर प्रदेश के कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव से कोई दिल्ली में ना रहता हो, और जरूर उसका रिश्तेदार भी रहता होगा। तो वो जो रिश्तेदार है, जो गांव वाला है, वो दरअसल दिल्ली के कामों को अच्छे से देख रहा है। बस हमको एक बार उस गांव में पहुंच जाना है और सारे गांव वालों के सामने जब हम बात करेंगे, और मैं आपको हकीकत बताऊं, ऑक्सीमीटर जो हमारा कैंप चल रहा है, पूरा का पूरा गांव हमारा समर्थन कर रहा है। जिस गांव में हम घुस जाते हैं, टोपी लगा के पूरा गांव हमारे साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने दिल्ली में सारे काम करके दिखाए। तो मुझे लगता है कि जनता जरूर जागरूक होगी, बस थोड़ा समय का फेर है। जनता को एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश की जो एक तरीके से सोई हुई तकदीर थी, जो एक तरीके से न पूछने कोई मतलब नहीं रखने वाली तकदीर थी, आज वो एक तरीके से अब इस मुहाम पे खड़ी है कि उसकी तकदीर, उसकी तस्वीर बदल सकती है, और जनता के ही द्वारा, जनता के लिए ही बदलेगी। क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। आम आदमी पार्टी किसी बड़े बड़े आदमी, किसी पूंजीपति की पार्टी नहीं है। सारे लोग जब 24 करोड़ लोग मिलेंगे उत्तर प्रदेश के, चाहे वह ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, मौर्य हो, यादव हो, मुस्लिम हो, नाई हो, पाल हो, निषाद हो, राजभर हो, सारी जातियां, सारे लोग जब 24 करोड़ लोग मिलेंगे, तब जाके हम लोग ये अपना सपना पूरा कर पाएंगे। और तभी ये जो फर्जी लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, जो गुंडे मवाली बैठे हुए हैं, अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, जिनकी खुद की डिग्री का पता नहीं है, ऐसे लोग जब इस उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठेंगे, तो उत्तर प्रदेश का भला कभी नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद निमिषा जी, आपने एक बेहतरीन इंटरव्यू लिया। एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स और छात्रों को, सबको क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इस तरीके से आप हम लोग की जो आवाज है उसको लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, वो जरूर आपके इस चैनल को और भी आगे सब बढ़ाते रहें, दिखाते रहें लोगों को
और आपसे भी मेरी अपेक्षा यही रहेगी कि जो भी अच्छे लोग हैं राजनीति के सेंटर में, उनको आप जरूर इस पे लाके लाइए, ताकि जो हकीकत और जो जरूरी चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और जो हमारे नौजवान साथी हैं, छात्र साथी हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप इन सरकारों पे भरोसा करना छोड़ दीजिए। सरकारें आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, आपको अपना फैसला खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने, जो देश के अभिभावक है, उन्होंने कह दिया है कि हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो आपको खुद से पढ़ाई करनी है, खुद से नौकरी तलाश करनी है, खुद से रोजगार पैदा भी करना है, रोजगार देना भी है। तो आपको अपना जिम्मा खुद ले लेना है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने तो सारा कुछ बेचने का सिस्टम उठा लिया है, सब कुछ बेच देंगे। और मेरे जो छात्र साथी हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी अगर कोई बच्चा इसमें 8, 9, 10th का भी होगा, मुझे लगता है 10 साल बाद वो पढ़ेगा कि कभी सरकारी ट्रेनें चलती थी, तो कभी जो है सरकारी स्कूल हुआ करते थे, क्योंकि जिस तरीके से बेचने का काम सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है कि जब हमारे जो साथी हैं, जो छात्र साथी इस समय देख रहे हैं, जो नौजवान देख रहे हैं, उनसे भी मैं यही कहूंगा कि आपको भी राजनीति में एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप राजनीति नहीं आओगे तो ऐसे घटिया लोग, ऐसे निकम्मे लोग आपके ऊपर शासन करेंगे, और अपनी निशंक जी जैसे शिक्षा मंत्री आपके ऊपर शासन करेंगे, और अपने सनक में एक फैसला ले लेंगे जिसको उनको हटाने में लगेगा कि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो मेरे तमाम साथियों, मेरे नौजवान साथियों, आपसे निवेदन यही है कि आप सोशल मीडिया के हीरो हो, आप सोशल मीडिया पे सरकार की गलत नीतियों का उजागर करते रहा करो। आपसे मेरा यही निवेदन है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो रणबांकुरे हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा, जो फर्जी रणबांकुरे हैं, कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा। ये नौजवान जो हमारे देख रहे हैं, हम लोग को लाइव देख रहे होंगे, उनके लिए मैं उस भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता हैं उनसे कहना चाहूंगा कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय के जद में वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा, वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप स्कूल अस्पताल बना लीजिए, मंदिर मस्जिद हम आगे भी बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।